हम पद को ले आए कि ये तो राष्ट्रपति है और ये चपरासी है। अब यदि हमने इस पद को हम बीच में ले आए तो मनुष्य और मनुष्य के बीच में कहीं कोई दीवार अनजाने ही उगाई, अनजाने ही उगाई। राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहे और चपरासी चपरासी रहे, लेकिन वे एक दूसरे को मनुष्य के रूप में पहचानते रहे, मनुष्य की पहचान बनी रहे। मनोभव सवाल ऊपरे मानुष सत्य तहार ऊपरे नाही। मनुष्य से ऊंचा कोई सत्य नहीं है, मनुष्य से बड़ा कोई सत्य नहीं। मनोभव तो संस्कृति जो है वो सामंजस्य की प्रणाली है। अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन की गति के लिए संस्कृति की जरूरत पड़ती है, भौतिक प्रणाली भी और मनोवैज्ञानिक प्रणाली भी। अब मनोवैज्ञानिक प्रणाली हम संस्कृति की बात हम करते हैं तो देखिए, पश्चिमी जहां मैं काम कर रहा हूं, ICMC इंद्रागांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, वहां पश्चिम के भी विद्वान आते रहते हैं और वे भी संस्कृति का, चूंकि वो संस्कृति का ही केंद्र है, वे भी आकर के अध्ययन करते हैं। तो वे दो बिंदु करते हैं, वर्ल्ड व्यू और लाइफस्टाइल, विश्व बोध और जीवन शैली। वे दो बिंदुओं में विभाजित, हालांकि वो हमारी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, हमारा भी आखिर में हम वहीं चले जाते हैं, लेकिन वो जब शुरुआत करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, वर्ल्ड व्यू और लाइफस्टाइल, जीवन शैली। और जो भारतीय प्रणाली है, वो भारतीय प्रणाली इस प्रकार से अध्ययन करती है संस्कृति का कि उस संस्कृति की विचार प्रणाली क्या है। विचार प्रणाली अर्थात दर्शन। मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध है, उसका दर्शन क्या है, उसका विचार आधार, वैचारिक आधार क्या है, और मनुष्य का संबंध। देखिए, जब हम मनुष्य और मनुष्य के संबंध की बात करते हैं तो ये समाज क्या है, ये मनुष्यों के संबंध का ही तो विस्तार है। ये वर्ग क्या है, ये मनुष्य के संबंधों का ही तो विस्तार है। तो ये जो वर्ण है, वर्ग है, जाति है, समाज है, राष्ट्र है, वैश्विक समाज है, ये सारे उसकी अवस्थाएं हैं। मनुष्य और मनुष्य के संबंध की संस्थाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, मनुष्य और मनुष्य के संबंध का नियमन करता है, उसका नियामक है। बात तो वही है, सूत्र रूप में मनुष्य और मनुष्य के संबंध का नियमन, मनुष्य और मनुष्य के संबंध का समायोजन, मनुष्य और मनुष्य के साथ सामंजस्य। तो उस समायोजन की जो वैचारिक आधार है, उसको हम विचार प्रणाली कहते हैं। अब ये जैसे मार्क्सवाद है, ये भी एक विचार प्रणाली है। राष्ट्रवाद है, ये भी एक विचार प्रणाली है। समाजवाद है, ये भी एक विचार प्रणाली है। कितनी विचार प्रणालियां हो सकती हैं, और प्रत्येक संस्कृति की अपनी एक विचार प्रणाली होती है। ये राजनीतिक प्रणाली की बात मैंने कही, जैसे मार्क्सवाद की बात मैंने कही। दूसरी है आचार प्रणाली, जैसा कि अभी आपने कहा था, नैतिक मूल्य वाली बात प्रश्न साहब ने कहा था। नैतिक मूल्य, आचार, किसको हम पाप समझते हैं, किसको हम पुण्य समझते हैं, किसको हम अच्छा समझते हैं, किसको हम गलत समझते हैं। ये उचित और अनुचित का, व्यवहार का जो विवेक है, व्यवहार का जो नियमन है, ये आचार प्रणाली। तीसरी चीज है विश्वास प्रणाली। फिर मनुष्य की जो आस्थाएं हैं, मनुष्य के जो विश्वास हैं। और चौथी चीज है एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य चेतना। किस चीज को हम पहनना पसंद करते हैं, किस प्रकार का लुक हमको पसंद है, हमें किसे सुंदर कहते हैं, किसे असुंदर कहते हैं। ये एस्थेटिक सेंस है, ये सौंदर्य है, ये सौंदर्य चेतना। तो आचार
प्रणाली, विचार प्रणाली, सौंदर्य बोध और विश्वास प्रणाली। पांचवी चीज है अभिव्यक्त प्रणाली। किस प्रकार से हम अभिव्यक्त करते हैं। अब मैं आता हूं संस्कृत पर। मैंने ये निवेदन करने की कोशिश की कि संस्कृति क्या है, बहुत विस्तार में नहीं गया, लेकिन मैंने 4-5 बिंदु आपके सामने रख के उनका प्रयोजन भी रख दिया कि जीवन में वो सामंजस्य और समायोजन। अब मैं उस संस्कृत पर आता हूं। देखिए, ये संयोग नहीं है कि दोनों में ही संस्कार छिपा हुआ है। जिसका संस्कार कर लिया गया है उस भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कार शुद्ध किया गया, परिमार्जित किया, मांझा गया, उसको व्याकरण के द्वारा नियमित किया गया, उसको हम संस्कृत कहते हैं। और संस्कृति वो प्रक्रिया है, समायोजित की, सामंजस्य की वो प्रक्रिया है। अब मैंने जो 2-3 उदाहरण संस्कृति को लेकर के जो दिए थे, चाहे वो व्यास का हो, चाहे वो वेद का हो, वाला हो, संस्कृत के संबंध में मुझे कुछ बातें इसलिए भी कहनी है कि हमारे और रामेश्वर दास जी के कुछ विचार ऐसे हैं जो कॉमन हैं। तो कुछ दर्द उनको भी है, कुछ दर्द मुझे भी है, और वो दर्द ही उनको और हमको कहते हैं बातें करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज में विभेद पैदा किए जा रहे हैं। अब विभेद आप जाति के आधार पर पैदा करें या आप मजहब के आधार पर पैदा करें, देखिए विभेद यदि कर रहे हैं तो ये कोई सामाजिक कार्य नहीं है, ये कोई मानवीय कार्य नहीं है, ये कोई राष्ट्रीय कार्य नहीं है कि मनुष्य और मनुष्य में भेद पैदा करना संस्कृति के विरुद्ध है, संस्कृति के प्रयोजन के विरुद्ध है, सामाजिकता के विरुद्ध है। तो उसी में से एक बात ये याद आती है। मैं ऐसे कॉलेज में जैसे रामेश्वर दास जी के साथ बैठक होती है, ऐसे दिन बैठकें लंबी चलती थी कुमार पानीपति जी के साथ, आगे अब तो वो वयोवृद्ध हैं और आने जाने में कठिनाई है। उनके साथ बात होती थी तो वो कहते थे मुझे उर्दू को इन लोगों ने मुसलमानों की भाषा बतला दिया। अब इन लोगों ने वो जो ओरिएंटल कॉलेज जो था, जहां वो सदल मिश्र को और उनको रखा गया था आईसीएस के लोगों को भारतीयता पढ़ाने के लिए, भारतीय संस्कृति पढ़ाने के लिए, वहां वो भेद डाला गया है। इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, सदाशिव लाल मुंशी, वहां से, और वो उसका विकास हुआ आजाद भारत में भी। और ये बात बार बार आई कि उर्दू मुसलमानों की भाषा। उर्दू का पहला कवि पानीपत का था अफजल। पानीपत का ही था पहला कवि। उर्दू का पहला कवि कौन है? अफजल पानीपति, पानीपत का ही था। और वो वृंदावन गया और उसे अपने नाम गोपाल रख लिया। आप अमीर खुसरो को देखिएगा, अमीर खुसरो को देखिएगा, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय की बाध्यता है। तो वो दर्द मल्होत्रा जी के मन में था, वो बात आज है कि संस्कृत को लेकर के ये बात आज कही जाती है कि संस्कृत को ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा है, और ये वर्णाश्रम की पोषक है, ये वर्ण भेद पैदा करने वाली है। देखिए, वैसे यदि इस बात के सूत्र की मैं आपसे बात करूं तो ये सूत्र जो है जुड़ेगा बंगाल के नवजागरण काल से। अंग्रेज तो शासक थे,
शासक का शासक के प्रति दृष्टिकोण क्या होता है? ग्लानि से भरा हुआ होता है, घृणा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ होता है। तो ग्लानि तो उनके मन में पहले ही बैठी हुई थी। फोकलोर, जिसे हम लोग वार्ता कहते हैं, उसकी परिभाषा उन्होंने की अंडर सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, जंगली, आदिवासी। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जंगली, आदिवासी, अंडर सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड कहता ना। अब तो शासक कौन रुके उनके लिए? ठीक ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति के संबंध में। उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद किया, संस्कृत के ग्रंथों की आलोचना की और उसका जवाब दिया महर्षि अरविंद ने उस जमाने में। महर्षि अरविंद ने कहा था कि इन लोगों ने संस्कृत ग्रंथों के संबंध में इस प्रकार की बातें लिखी हैं कि ये संस्कृत साहित्य तो घृणा का स्तूप है। तब महर्षि अरविंद ने यह बात कही, भाई संस्कृत पढ़िए, इन्होंने मूल ग्रंथों की कुचेष्टा की है, दुर्व्याख्या की है नहीं। अब हुआ क्या कि उन्होंने वेद के संबंध में लिखा, उपनिषद के संबंध में लिखा, पुराण के संबंध में लिखा, कालिदास के संबंध में लिखा, वेद व्यास के संबंध में लिखा और अनेक ग्रंथ लिखे। और यहां का जो बुद्धिजीवी था, यहां के बुद्धिजीवी ने अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई उन अंग्रेजी पुस्तकों के आधार पर संस्कृत के साहित्यिक व्याख्या की। मूल ग्रंथ नहीं देखे, क्योंकि संस्कृत पढ़े हुए नहीं थे, संस्कृत जानते ही नहीं थे। अब जो संस्कृत नहीं जानता तो अंग्रेजी की किताबें पढ़ करके संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहा है, वो भी रहेगा। अब सोचने वाली बात है, आप संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ करके संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो महर्षि अरविंद ने सावधान किया, लिखा हुआ, मैं समय कम है इसलिए रख नहीं रहा हूं उस बात के लिए। लेकिन जो नवजागरण, जो मुंगल का नवजागरण जो शुरू हुआ, वो धीरे 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 इधर भी फैला। और उसके बाद ये कोई संयोग नहीं था कि गीता को स्वतंत्रता संग्राम का केंद्रीय ग्रंथ मान लिया गया। महात्मा गांधी ने भी गीता की व्याख्या की, खुदीराम बोस ने भी गीता को महिमा दी तो वो अपने गले में गीता को लटका लिया। लोकमान्य तिलक ने भी गीता का भाष्य किया, महामना ने भी किया, अरविंद महर्षि ने भी किया। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? वो विश्वास पैदा करने के लिए। ध्यान रखने वाली बात है, भूलने वाली बात कतई नहीं है ये कि आजादी के आंदोलन का जो केंद्रीय ग्रंथ था वो गीता था। लोक की आस्था भी एक चीज होती है, आदमी का आदमी पर भरोसा चाहिए और भरोसे के लिए कोई बुनियाद चाहिए, कोई आधार चाहिए, कोई आस्था चाहिए। तो वो गीता जो है, अब गीता तो संस्कृत में है, वो उसका आधार बना। फिर दूसरे लोग आए और धीरे 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 संस्कृत की व्याख्या की गई, संस्कृत के साहित्य की व्याख्या की गई। परिणाम ये हुआ, हालांकि इसकी शुरुआत आजादी के आंदोलन से पहले हो चुकी थी। एक नया अनुशासन बना और उस अनुशासन का नाम है इंडोलॉजी। आपने शायद सुना होगा इंडोलॉजी। इसको हम हिंदी में भारत विद्या कह सकते हैं। और संसार के जो विकसित देश हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इंडोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं। जो साहित्य अकेडमी के जो पहले सेक्रेटरी थे इंदिरा चौधरी, वो अभी 2 वर्ष पहले लौट करके आए हैं। वो इंग्लैंड में इंडोलॉजी में टैगोर प्रोफेसर थे, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो हिंदुस्तान में
कम रहते थे उन दोनों विदेशों में ज्यादा रहते थे। इसलिए रहते थे इंडोलॉजी के कारण। ये जो इंडोलॉजी है तो संस्कृत के जो अध्येता हैं, जर्मनी के, जापान के, इंग्लैंड के, अमेरिका के जो शोधार्थी हैं, आईजीएससी में भी आते हैं। क्यों आते हैं वे? किस लिए आते हैं? यह तो घृणा का स्तूप है संस्कृत साहित्य। तुम्हारी बात को हम ठीक मान रहे हैं, घृणा का स्तूप है संस्कृत साहित्य। तो इसको पढ़ने के लिए आप क्यों आ रहे हैं इतनी दूर से? इतने हजारों पैसा रुपया खर्च करके, इतने डॉलर खर्च करके आप आ रहे हैं, तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? अच्छा, कौन से देश का नहीं है जी? इंडोलॉजी का आदमी जो यहाँ रिसर्च करने के लिए आ रहा है, वो किस देश का नहीं है? सारे देशों के आदमी आ रहे हैं। ये संस्कृत साहित्य की महत्ता का संकेत कर रहा हूं जी। मैं ज्यादा समय तो है नहीं, मैं केवल संकेत मात्र कर रहा हूं कि इंडोलॉजी का रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए संसार भर के जो अध्येता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो यहाँ आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, लंबी लंबी प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। और यहाँ का जो संस्कृत साहित्य का अध्येता है वो विदेशों के विश्वविद्यालयों में 2-3 वर्ष के प्रावधान पर जाता है, वहां नियुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन संस्कृत साहित्य के सचमुच के अध्येता बनो। बात यह है कि मैं और ज्यादा अधिक विस्तार नहीं दे सकूंगा, समय कम है। लेकिन आपके यदि प्रश्न उग रहे हैं आपके मन में, तो उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए मैं अवश्य ही, और मुझे आनंद लगेगा। तो अपने वक्तव्य को तो मैं यही पूरा करूंगा। अब आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझसे कुछ प्रश्न करें, क्योंकि उससे आपकी बात आएगी, आप तो उनको लेकर के मैं कह सकूंगा। आप आए यहाँ और यहाँ आकर के अपना प्रश्न रखें और मैं फिर यही आपका जवाब दे दूंगा। एक एक करके आप आइएगा। 2-3 बातें मैंने जैसी टूटी आपके सामने रखी हैं, तो एक आध बात कुछ थोड़ी समझ में आई हो, कोई प्रश्न आपके मन में उगा हो, तो यहाँ जरूर आए, मुझे बड़ी खुशी होगी और यहाँ फिर मैं आपसे संवाद कर सकूंगा। शुरुआत तो मैं चाहता था कि संवाद से शुरू हो, लेकिन अब आइएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए आइए बेटे, आ जाओ। वेरी गुड। जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जब भी किसी का शासन होता है, जो भी रूलिंग क्लास होती है, उसी के ही आइडियाज, उसी के ही विचार, रूलिंग पावर, रूलिंग आइडियाज होते हैं। वही जो रूलिंग पावर है, वही रूलिंग आइडियाज हैं। आपके लेक्चर में सर आपने मनोभव की बात रखी। मनुष्य से जो रिलेशनशिप है वही अल्टीमेट टॉप सीक्रेट है, जिस तरह से आपने कहा। लेकिन जो रूलिंग पावर होती है वो यही चाहेगी हमेशा, जो और आइडेंटिटीज हैं, जैसे धर्म की हो गई या जाति की हो गई, नेशनैलिटी हो गई, सभी आइडेंटिटीज को वो उभारना चाहेंगे। उनके लिए जो आखिरी सत्य है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन रूलिंग पावर वो है और उन्हीं के विचार हजारों करोड़ लोगों तक यूं ही पहुंच सकते हैं। तो जो धर्मों में लिखा हुआ है और जो समाज में हो रहा है, वो तो दोनों अलग तरफ ही खड़े हैं। तो इस पर हम आम लोगों के तौर पर हम किस तरह इस बात को समझे और समाज में लेके जाएं, क्योंकि मीडिया तो रूलिंग पावर के हाथ में होता है, चाहे वो अंग्रेजी शासन हो, उन्होंने तो इसी के बीज बोए जो आज पेड़ बन के हमें दिखते हैं। तो जो भी रूलिंग पावर हो वो तो यही बांटेगी लोगों को। सर, इस पर मैं आपसे चाहूंगा कुछ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी बच्चे कुछ प्रश्न रखें। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, बहुत अच्छी आप समझी ना। वो कह रहे हैं कि जो रूलिंग पावर है वो तो चाहेगी मनुष्य और मनुष्य में भेद पैदा हो, मनुष्य और मनुष्य के बीच में दीवारें बन जाए, बड़े दीवार खड़ी हो जाए, मनुष्य और मनुष्य मिले नहीं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि उसका क्या रास्ता है। देखो, मैं तो विद्यार्थी हूं सर, असल में अभी भी विद्यार्थी पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके सामने बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी हम भूले नहीं है उसको। महात्मा गांधी ने क्या किया? रूलिंग पावर तो थी, वो तो वही कर रही थी जो आप कह रहे हैं, सच बात थी।
लेकिन गांधी ने क्या किया? गांधी ने मनुष्य और मनुष्य की एकता, मनुष्य और मनुष्य का भरोसा पैदा किया। वो दीवारें छोटी पड़ गई। देखिए, जाति ऐसा नहीं है कि ये जाति आजादी के बाद पैदा हो गई हो, ये मजहब आजादी के बाद पैदा हुआ था क्या? ये वर्ग विषमता आजादी के बाद पैदा हो गई क्या? नहीं, ये सारी विषमताएं, ये सारे भेद विभेद, ये सारे अंतर पहले से ही थे। अच्छा, ये बहुत, आप इतिहास का भी विद्यार्थी तो है, इसमें इतिहास के विद्यार्थी भी है। देखिए, हम गुलाम बने ही इसलिए कि परस्पर अविश्वास था, परस्पर संदेह था, एकता का अभाव था, अपने पर विश्वास नहीं था। वही मूल कारण था जिसकी वजह से बार बार हमको गुलामी का सामना करना पड़ा। गांधी ने उसको पहचान लिया और गांधी आम आदमी तक चला गया, नीचे तक चला गया। उसने केवल व्याख्यान नहीं दिए, उसने संवाद किया, कहा भी और सुना भी और भरोसा पैदा किया। पैदल यात्रा कर, क्योंकि उसने, वो तो मीडिया से कह सकता था, तो उन्होंने कहा ठीक कहा इन्होंने कि मीडिया तो गवर्नमेंट का होता है। दरबार लगा था दिल्ली में और रविन्द्रनाथ ठाकुर थे कलकत्ता में, और मीडिया ने कह दिया कि दिल्ली के दरबार में रविन्द्रनाथ ठाकुर पेश हुए, उन्होंने जनगण मन गाया। अंग्रेजी का मीडिया था, अंग्रेजी भाषा में खबर चली गई। बंगला के अखबारों ने उसका खंडन किया। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर तो जो कलकत्ता में है, वो तो गए ही नहीं, क्या कह रहे हो तुम? लेकिन बंगला का अखबार तो बंगाल तक सीमित रहा ना। तो मीडिया तो शासन की बात करता है, मीडिया उसका खाता है, उसे पुरस्कार लेता है, उससे पद लेता है, उससे पुरस्कृत होता है, वो व्यक्तिगत उन्नति का होता है। ये मनुष्य और मनुष्य के संबंध की बाधा है क्या? यह व्यक्ति स्वार्थ, वर्ग स्वार्थ। और जो समष्टिगत है, जो समष्टि चेतना है, यह तो समष्टि चेतना को उभार दिया जाए। गांधी ने उभार दिया, गांधी ने वो भरोसा पैदा कर दिया कि ये बुढ़ा आदमी है, ये तो महात्मा बन गया है, ये पॉलिटिकल नहीं रहा। उसने जाति मजहब की दीवारें गिरा दी और वो उसका स्वयं प्रमाण बन गया, उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया। परिणाम ये हुआ वो उस साम्राज्य से लड़ सका, नंगा आदमी, बिना हथियार वाला आदमी। तो इसका जो जवाब है वो यही जवाब है। जैसा चेतना जगाने वाले संत बैठे हुए हैं, चेतना जगाना, जागरण होता क्या है? मनुर्भव, मनुष्य और मनुष्य के बीच एकता पैदा करना, मनुष्य और मनुष्य के बीच विश्वास पैदा कर देना, इसी का नाम चेतना है। और यही काम महात्मा गांधी ने किया। तो बंधु, उसका जवाब महात्मा गांधी। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आइए अब आप में से कोई प्रश्न करिए, एक प्रश्न आपकी तरफ से भी हो जाए। आइए, हाँ, वेरी गुड। नहीं, एक दूसरे को मत देखो, अपने को देखो, आ जाओ, आइए। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्या बोलिए? नहीं, बोलिए ना। सर, आपसे मेरा प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति विश्व में देखें तो सबसे अच्छी संस्कृति है, हमारी सभ्यता सबसे ज्यादा रिच है, पर फिर भी हमें ये देखने को मिल रहा है वर्तमान में कि हमारी संस्कृति को बाहर के ज्यादा अपना रहे हैं और हमारे ही देश में ये गिरती जा रही है। तो इसका कारण जानना चाहते हैं। ये भी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही, सच्चाई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जो इन्होंने कहा है। मैंने आपसे जो अभी ये बात कही थी संस्कृत के प्रति, इन्होंने ये कह दिया कि ये तो ब्राह्मणों की भाषा है।
जबकि शैलूष वेद के सूक्त का दृष्टा है, सूत्र है, अक्ष सूक्त का जो प्रतिपादक है। मैंने व्यास का नाम लिया था। व्यास कौन है? मल्लाह कन्या का बेटा है। विदुर कौन है? दासी पुत्र है। वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि। सारे मिथ्या प्रचार, झूठा प्रचार। इस जो इस बेटी ने जो बात कही, हम एक मिथ्या प्रचार में जी रहे हैं, झूठे प्रचार में जी रहे हैं। हमने ये मूल ग्रंथ पढ़े होते, विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद का सूत्र के उन्नयन का एक आशा मैं बताऊं, संस्कृत पढ़ लो, क्योंकि संस्कृत पढ़ के तुम जान जाओगे कि संस्कृत के सूक्त का रचयिता सूत्र है। मैंने रसदेश एक बड़ा ग्रंथ पूरा किया, प्रोजेक्ट था पूरा किया मैंने IGNCA में, और उसकी भूमिका दिखाने के लिए मैं इनके पास इंदिरा चौधरी जी के पास गया, क्योंकि इंदिरा चौधरी जो है इंडोलॉजी के शीर्ष विद्वानों में से एक है। तो मुझसे उन्होंने हंस करके पूछा कि जिस भक्ति आंदोलन पर तुम पुस्तक लिख रहे हो, वो आंदोलन ब्राह्मण का तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अलवार कौन थे? जब वो भक्ति आंदोलन की जब व्याख्या करता है, वो भागवत का जो अध्याय पूरा कहता है, उत्पन्ना द्राविड़ साहम, मैं तो द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई, भक्ति स्वयं कह रही है। गुजरे जीर्ण काम गता, ठीक बात। दासी भाव का प्रतिपादक कौन है? भक्ति का के प्रतिपादक तो नारद है, और नारद दासी पुत्र है। तो ये जो झूठ है, चारों ओर झूठ का परिवेश खड़ा किया गया, झूठ बिल्कुल असत्य, मिथ्या। और उस मिथ्या का कारण यह है, जो इस बेटी ने कहा कि हमने मान लिया कि भारतीय संस्कृति तो घृणा का स्तूप है, वो तो वर्णाश्रम और जाति भेद पर टिकी हुई है। अच्छा, इतने दिनों तक जो है, इतने हजारों वर्षों का इतिहास है, और हम लड़ते ही रहे, परस्पर लड़ते, कोई मरे नहीं, और बड़ा राष्ट्र बड़ा होता चला गया, और हमने जो है साम्राज्यवाद से हमने जीत भी हासिल कर ली। ये एक तरीके से वही अंग्रेजी दृष्टिकोण है, वही अंग्रेजी पुस्तकों की नकल है, जिनको हमने प्रमाण मान लिया। हमने मूल ग्रंथों को देखा नहीं। हमने मूल ग्रंथों को देखा होता तो हमने समझा होता कि धर्म है क्या। धर्म समष्टि है, व्यक्ति स्वार्थ नहीं है, वर्ग स्वार्थ नहीं है। यदि धर्म किसी के लिए व्यक्ति स्वार्थ और वर्ग स्वार्थ का औजार बन गया है, तो वो धर्म का वेश है, धर्म का आडंबर है, धर्म का पाखंड है, लेकिन वो धर्म नहीं। क्या मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और सोच लीजिएगा इसका उत्तर अपने आप। देखिए, ईसा मसीह धर्म है, पोप धर्म नहीं है, धर्म संस्था है। मोहम्मद साहब धर्म है, मुल्ला धर्म संस्था है। शंकराचार्य धर्म है, शंकर पीठ पर बैठा हुआ महंत धर्म संस्था है। बुद्ध धर्म है, महास्थविर धर्म संस्था है। महावीर वर्धमान धर्म है। लेकिन जो दूसरे जो मुनि जो साधु हैं, वे धर्म संस्था हैं। गुरु नानक धर्म है, ग्रंथी धर्म संस्था है। हमें धर्म और धर्म संस्था के भेद को समझ लेना चाहिए। धर्म संस्था धर्म नहीं है, वो धर्म की ध्वजा है, धर्म की पताका लगा करके बैठा हुआ है। उसका परिणाम यह हुआ कि उस मिथ्या के प्रचार में आकर के हमने अपनी संस्कृति को ऐसा समझ लिया, ये तो हमारे लिए घृणा बढ़ाती है। जब दूसरा इसने कहा कि दूसरे जो लोग हैं तो तुम मूल ग्रंथों को पढ़ करके आ रहे हैं, और उसका परिणाम था श्री प्रभुपाद भक्तिवेदांत जी वृंदावन से गए अमेरिका में, और आज इस्कॉन का जो आंदोलन है वो विश्वव्यापी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने अभी आपके सामने जो इंडोलॉजी का उदाहरण दिया कि यहाँ का जो सांस्कृतिक राजदूत है कमला वात्स्यायन जी, कमला वात्स्यायन जी कहां कहां नहीं गई, किस किस देश में नहीं गई,
किस लिए गई थी? यही भारतीय संस्कृति का संदेश देने के लिए। संस्कृत की स्कॉलर थी, संस्कृत की बात थी। तो जो इन्होंने पूछा है वो सच बात है कि विश्व के दूसरे जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति और आकर्षित हो रहे हैं, और हमारे सामने मिथ्या प्रचार, झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, धुआं का दौर। हम उसको धुएं को क्या समझ रहे हैं? वो धुआं है, कुछ नहीं है, ब्रह्म में बैठ जाएगा। और कोई आइए 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 आइए, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। आइए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति जो अपने आप में ही इतनी महान है और इतने बड़े क्षेत्र की पुरातन परंपराओं और विरासत को समेटे हुए है, तो उसके विकास में संस्कृत का क्या योगदान है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। असल में तो मुझे यही बोलना था जो इस बेटी ने सवाल कर दिया, लेकिन वो दूसरी बातें भी थी। इनका सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति के विकास में संस्कृत भाषा का, संस्कृत साहित्य का क्या योगदान है। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, कि संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। ये सवाल बार बार होता है, ये बात सही है। पाणिनि ने कितनी बोलियों का अध्ययन किया, और वे जो समानता के जो सूत्र थे, समानता के जो नियम थे, उन नियमों को पहचान लिया और उन नियमों को व्याकरणबद्ध करके जिस भाषा का विकास किया उसको संस्कृत कहा। जैसे ये हिंदी है ना, ये हिंदी की मूल खड़ी बोली जो है ना, उसका तो हरियाणा ही है। हरियाणा और ये गुरु प्रदेश समझ लीजिएगा, मेरठ को भी आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। रामविलास शर्मा जी की बहुत बड़ी पुस्तक है इसको लेकर के, जहां उन्होंने ये लिखा है कि इस प्रकार से ये जो हरियाणा की जो बोली है वो अपने प्रयोजन को बड़ा बना करके राष्ट्रभाषा, प्रयोजन बड़ा होता चला गया। प्रयोजन की बात होती है बड़ी। इस बच्ची ने जो सवाल किया, प्रयोजन संस्कृति जो है वो बहती हुई नदी है, वो कोई तालाब नहीं है, वो कोई कुआं नहीं है, वो रुका हुआ पानी नहीं है, वो निरंतर बह रही है, बह वो बहती चली जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं, निरंतर चली जाएगी। लेकिन संस्कृत का आधार हमको क्यों आवश्यक है? संस्कृत का आधार हमको इसलिए आवश्यक है, जैसा कि अभी रामेश्वर दास जी ने भी कहा था कि अतीत का सारांश, इतिहास का सारांश, हम जो है उस धरोहर को, उस विरासत को यदि अपनाए हुए न होते, और जैसे पशु अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने से करता है वैसे कर रहे होते तो देखिए, आज कल में से निकला है, आने वाला कल आज में से निकलेगा। तो ये जो निरंतरता है, ये जो अविच्छिन्नता है, सरिता की नदी की पहचान है अविच्छिन्नता, निरंतरता। संस्कृति की पहचान है अविच्छिन्नता, निरंतरता। अब इस अविच्छिन्नता को और इस निरंतरता के सूत्र को हमको पहचानना है, तो संस्कृत के बिना हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। मैंने कितने ही तो उदाहरण आपके सामने रखे हैं दुर्व्याख्या के। दुर्व्याख्या हुई क्यों? संस्कृत को न जानने की वजह से, अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने की वजह से। इन मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनका जो मूल संदेश है वो कह रहा है स्वदेशो भुवनत्रयम। वो स्वदेश की अपनी परिभाषा दे रहा है, वो छोटा मोटा देश की बात नहीं कर रहा। स्वदेशो भुवनत्रयम, ये तीनों भवन, तीनों लोग ही मेरा स्वदेश है, कोई परंपरा है ही नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मैडम ने जो सुनाया था, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। अब उस उदार दृष्टिकोण को देखिए,
उस मनुष्यता के दृष्टिकोण को देखिए। ये दृष्टिकोण हमें कहाँ मिलेगा? इसकी सूत्र हम कहाँ मिलेगा? जो निरंतरता का जो सूत्र है, संस्कृति की अविच्छिन्नता और निरंतरता को समझने के लिए हमें संस्कृत साहित्य की ओर जाना ही होगा। और कोई आना चाहे? हैं? क्लैपिंग कर दो।